नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन। 96 वर्ष के हुए आडवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा, आडवाणी ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सख्त। सुप्रीम कोर्ट। पराली को जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश। कहा, कोर्ट ने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर रुकना मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियां आज। दामोह, गुना और मुरैना में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में कहा, दलित, वंचित, जनजातीय और गरीब लोग हैं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी। डीपफेक वीडियो मामले में सरकार का कड़ा एक्शन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी की एडवाइजरी। शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटानी होगी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान पर हैरत अंगेज जीत। घायल मैक्सवेल ने 128 गेंदों पर 201 रनों की नाबाद पारी खेलकर पलटा पासा। जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया बनी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। वो 96 वर्ष के हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से बधाई देते हुए कहा कि वो ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक हैं, जिन्होंने देश के लिए महान योगदान दिया है, जिससे हमारा देश मजबूत हुआ है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने राष्ट्रीय प्रगति और एकता को आगे बढ़ाया है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके प्रयास 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरित करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बना हुआ है। हवा की खराब गुणवत्ता ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हालात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 700 से भी ऊपर जा चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI लगातार 500 के आसपास बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में फैले वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को इस मसले पर चली लंबी सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। पराली को जलाने से रोकने के लिए राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। जस्टिस कौल ने कहा कि अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पराली जलाना राजनीतिक मसला नहीं है और इसे तुरंत ही रोकना होगा। बेंच ने पंजाब, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों और डीजीपी को आदेश दिया है कि वो अदालत के आदेश का पालन करवाएं। यही नहीं, बेंच ने व्यवस्था दी है कि पराली जलने से रोक की जिम्मेदारी स्थानीय SHO की होगी। उन्हें यह काम करना होगा और पूरे मामले की निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत अन्य राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में राज्यों के साथ मीटिंग की जाए। मामले में अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लेवल आज सुबह तड़के फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इसके बाद यह मामूली सुधार के बाद बहुत खराब श्रेणी में आ गया। PPCB के अनुसार सुबह 7 बजे आनंद विहार में AQI लेवल 452, RK पुरम में 433, पंजाबी बाग में 460 और ITO में 413 रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण अपडेट
तड़के वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी जानकारी हमने दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को ताकीद दी है कि जल्द से जल्द पराली को रोकने का प्रयास करें। अगर नहीं किया जाता है तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल फेक फोटो और वीडियो को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। केंद्र ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से आईटी नियमों के तहत शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को हटाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया साइट्स पर गलत सूचनाओं व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से तैयार हो रहे डीप फेक के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को ऐसी सामग्री की तत्काल पहचान करने की एडवाइजरी जारी की है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि गलत सूचना तथा डीप फेक की पहचान करने के लिए उचित प्रयास किए जाने चाहिए। नियमों, विनियमों और उपयोगकर्ता समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली सामग्री रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर हटा दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में सोशल मीडिया साइट्स को आईटी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई कर गलत सामग्री या सूचना तक पहुंच को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने कल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्थापना के बाद से ये कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र बन गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 11,000 एकड़ क्षेत्र में फैला ये विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कृषि के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाना कृषि विकास के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विश्वविद्यालय विभिन्न जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की सहायता कर रहा है। बेबियों और स्वजन कृषि क्षेत्रों में किए जा रहे शोध को किसानों तक पहुंचाना और उससे कृषि में उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना कृषि विकास के लिए आवश्यक है। विश्वविद्यालय पिछले 6 दशकों से निरंतर ये कार्य कर रहा है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। विभिन्न क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सहायता प्रदान की जा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में विश्वविद्यालय के ये प्रयास प्रशंसनीय है। हम बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज बद्रीनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। दोपहर में वो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जाएंगी, जहां वो विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति छात्रों को भी वहां पर संबोधित करने वाली हैं। कल दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर रघुवर दास ने उपराष्ट्रपति को भगवान गणेश की प्रतिमा और गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रघुवर दास साल 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। वो अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और पिछड़े वर्गों को केवल भाजपा शासन में ही न्याय मिल पाएगा। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में पिछड़ा वर्ग आत्म गौरव सभा में विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित, वंचित, जनजातीय और गरीब लोग केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की आलोचना की और आरोप लगाया कि दोनों ही पार्टियां पिछड़े वर्गों के हितों की उपेक्षा करती रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित हैं।
प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटा जाएगा, भ्रष्टाचार की जांच होगी और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें काला धन वापस करना होगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भाजपा 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। यहां की सरकार ने बीसी हितों की लगातार उपेक्षा की। तेलंगाना में इतनी बड़ी ओबीसी, एससी, एसटी आबादी है, लेकिन उनकी आकांक्षाओं पर बीआरएस ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो अपने परिवार में ही लगा रहा। यहां तो बीआरएस की दो टीमें तो साफ दिखती हैं, एक पर्दे के पीछे सी टीम भी है। ये कांग्रेस का सी है ना, ये सी बीआरएस की सी टीम है। एक कांग्रेस बीआरएस की सी टीम है। बैकवर्ड क्लास की आकांक्षाएं कांग्रेस के भी एजेंडे में शामिल नहीं है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों के ही डीएनए में तीन बातें कॉमन है। एक, परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं और दामोह, गुना और मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिजोरम में सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ में 71% और मिजोरम में 77% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव क्षेत्र की 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पहले चरण के दौरान राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 71% मतदान दर्ज किया गया। 25 महिलाओं सहित 223 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गया। वहीं अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मिजोरम में 77% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मिजोरम में 8,57,000 से ज्यादा मतदाता हैं। राज्य भर में 1,276 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। 16 महिलाओं सहित 174 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। मलेशिया के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा, व्यापार और वित्त सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में मलेशिया के विदेश मंत्री जाम्बरी अब्दुल कादिर के साथ मुलाकात की और छठी भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक, आसियान और पश्चिम एशिया सहित अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मलेशिया के विदेश मंत्री रविवार देर रात नई दिल्ली पहुंचे थे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। भारतीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कादिर रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने भारत के दौरे पर आए हैं। कादिर की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा महत्वपूर्ण राजनयिक महत्व रखती है। ये यात्रा भारत और मलेशिया के बीच मौजूदा संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूतों की मेजबानी की। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी की तरह ये अत्याधुनिक सम्मेलन और एक्सपो सेंटर राष्ट्र की क्षमताओं को दर्शाता है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक बेहतरीन स्तर होगा। G20 के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ किया, जानते हैं एक वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन कर विश्व को खुद के सामर्थ्य से रूबरू करवाया है और समृद्ध भारत की एक अनूठी तस्वीर पेश की है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन स्थल पर एक संस्कृति गलियारा है जो वैश्विक विरासतों का संगम भी है। संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय को प्रदर्शित करता है जो G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की साझा विरासत के प्रतिनिधित्व के साथ ही उसका जश्न भी मना रहा है। इसमें G20 सदस्यों और 9 आमंत्रित देशों की प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं G20 डिजिटल संग्रहालय की कुछ खूबसूरत झलकियां। और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अब हॉट एयर बैलून सफारी का भी लोग आनंद ले सकेंगे। पंचकुला के पिंजौर में बुधवार से इस एडवेंचर की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने स्पोर्ट्स की शुरुआत पहली उड़ान भरकर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हॉट एयर बैलून का अनुभव बहुत अच्छा रहा। निश्चित रूप से इससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 13,000 प्रति यात्रा प्रति व्यक्ति टिकट का चार्ज है। इसमें एक्सपर्ट लोग हैं और सुरक्षा प्रमाण पत्र इन्होंने लिया हुआ है। ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं हरियाणा में हॉट एयर बैलून सफारी की एक झलक। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। खेती तो सभी करते हैं, मगर हर किसान स्मार्ट नहीं होता।
जो बन सकते हैं आपकी भी प्रेरणा, क्योंकि वो करते हैं स्मार्ट खेती। देखिए मेरे साथ सिर्फ सनसेट टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका अपडेटेड 10 में एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने मंगलवार को सफलतापूर्वक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा तट पर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। मिसाइल सुबह करीब 9:50 पर लॉन्च की गई। इस दौरान मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। ट्रैकिंग उपकरणों की एक बैटरी ने समुद्री तट के साथ इसके प्रक्षेप पथ की निगरानी की। प्रलय मिसाइल की रेंज 350 से 500 किलोमीटर है और ये 500 से 1000 किलो पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन और युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय मिसाइल LAC और LOC पर तैनाती के लिए विकसित की गई है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि चीन डोंग फेंग 12 और रूस की इस्केंडर मिसाइल की तुलना भारत के प्रलय मिसाइल से हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के में रूस ने इस्केंडर मिसाइल का खूब इस्तेमाल किया है। बता दें कि पाकिस्तान के पास भी इस रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पहले से है। आर्मी एविएशन 2027 से चीता चेतक हेलीकॉप्टर्स को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर विचार कर रही है। सेना 2027 से चीता और चेतक हेलीकॉप्टर के अपने पुराने बेड़े को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार कर रही है और पट्टे के विकल्प की खोज के अलावा प्रतिस्थापन के रूप में हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने पर विचार कर रही है। आर्मी एविएशन कोर वर्तमान में लगभग 190 चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रहा है, जबकि सेना को लगभग 100 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लीज पर हेलीकॉप्टर लेने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। आर्मी एविएशन का जिक्र हमने कर दिया है, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो आप तक पहुंचाया। इसके अलावा इसरो के सौर मिशन के अंतर्गत आदित्य L1 ने सौर ज्वालाओं की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे की तस्वीर ले ली है। इसरो द्वारा अपने पहले सौर मिशन के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1 OS ने सौर ज्वालाओं की पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे को कैप्चर किया है। इसरो ने मंगलवार को अपने अपडेट में कहा कि आदित्य L1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने लगभग 29 अक्टूबर 2023 से अपनी पहली अवलोकन अवधि के दौरान सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे विषयों पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा मुद्दा है जिसने दुनिया भर के लोगों को परेशान कर रखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्पीड़न करने वाले को लोगों को कानून के चंगुल से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसपे एक महिला अधीनस्थ द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में सेवा चयन बोर्ड के एक पूर्व कर्मचारी की 50% पेंशन रोकने के दंड के आदेश को रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न एक ऐसा मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है। ये व्यापक स्तर पर और गहरी जड़ें जमा चुका है। भारत में भी ये गंभीर चिंता का विषय है। यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए बनाए गए नए कानून इस समस्या के समाधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण से लड़ने के लिए तकनीक क्षेत्र की बड़ी कंपनी एक साथ आई हैं। टेक कंपनी फेसबुक, मेटा और गूगल ने कहा है कि वो ऑनलाइन बाल यौन शोषण या शोषण से लड़ने के लिए एक नए कार्यक्रम लैंटर्न में शामिल होंगे।
नियामकों के लिए ऑनलाइन दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तकनीकी कंपनियां भी दिखाना चाहती हैं कि वो बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही हैं। इस नए कार्यक्रम लैंटर्न के तहत बड़ी तकनीकी कंपनियां बाल शोषण पर उनकी नीतियों का उल्लंघन करने वाली गतिविधि के संकेत साझा करेंगे, ताकि प्लेटफॉर्म समस्याग्रस्त सामग्री का पता लगाने, हटाने और रिपोर्ट करने के लिए अधिक तेजी से आगे बढ़ सके। ये संकेत ईमेल पते, कुछ हैशटैग या मुख्य शब्द हो सकते हैं, यानी कि कीवर्ड्स हो सकते हैं, जिनका उपयोग या तो युवाओं को दुर्व्यवहार के लिए तैयार करने या बाल दुर्व्यवहार और शोषण से जुड़ी सामग्री खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। मंगलवार को विश्व कप 2023 का 39वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 291 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 129 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 विकेट सिर्फ 91 रनों पर गंवा दिए, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की धमाकेदार बल्लेबाजी के आगे अफगानिस्तान का कोई गेंदबाज नहीं चला और कप्तान पैट कमिंस और मैक्सवेल के बीच 8वें विकेट के लिए 202 रनों की नाबाद साझेदारी देखने को मिली। मैक्सवेल ने 128 गेंदों में 21 चौकों और 10 छक्कों के साथ नाबाद 201 रन बनाए। ये किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी द्वारा विश्व कप में बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले भी मैक्सवेल एक और विश्व रिकॉर्ड इसी विश्व कप में बना चुके हैं, जब उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया था। उन्होंने 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। कल हुए मैच में ग्लेन मैक्सवेल की धमाकेदार और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस मैच के साथ ही ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप में 12 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया भारत दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरी टीम बन गई है जिसने इस विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज की बात करें तो आज विश्व कप का 40वां मुकाबला इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच पुणे में 2 बजे से खेला जाएगा। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 8 नवंबर साल 2016 से विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा की गई। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। कोई भी सरकार नोटबंदी की घोषणा तब करती है जब देश में काला धन बढ़ जाता है और यही काला धन उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। काले धन से इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन पुराने 500 और 1000 के नोटों के बदले 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में 1000 और 5000 के नोट बंद करवाए गए। 8 नवंबर साल 2012 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाने की घोषणा हुई। आज का दिन विल्हेम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। पूरे देश में इन दिनों त्योहारों की उमंग है। त्योहारों की इस उमंग और खुशी के दौरान हमारी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को लेकर वोकल फॉर लोकल के कैंपेन को देश भर में प्रचारित कर रहे हैं। देश भर से प्रधानमंत्री की इस मुहिम को लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। इस दिशा में अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी इस दिवाली स्थानीय उत्पादों को चुनकर एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है और लोगों से इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस प्रेरक वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। सादर प्रणाम। इस दीप की कहानी ये है कि ये उर्मिला काकी के खेत की मिट्टी से बना है। रघुनाथ कुंभार ने बनाया, जहां से शोभा मौसी ने खरीदा।
और ये मैं उनसे लिया। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली।